नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में। आज हम कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जो कि NCERT बेस्ड पूरी कांग्रेस के बारे में बात रहेगी। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। भारत में एकमात्र ऐसा देश है जो कि एक प्रभुत्व पार्टी के दौर से गुजरा है। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों के बारे में नज़र दौड़ाएं तो हर एक मुल्क में एक उदाहरण ज़रूर मिलता है कि हर पार्टी का प्रभुत्व उसमें कायम रहा हो। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बहुत भारी फर्क है। बाकी मुल्क एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत की कामना करता है कि वहाँ जो सरकार बनी है वहाँ देखा जाता है कि वहाँ लोकतंत्र सरकार है या फिर कोई साम्यवादी सरकार जो कि बिना किसी लोकतंत्र या जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करती, वह खुद अपने आप ही चुनी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे मसलन है कि चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में फ़र्क एक ही पार्टी को है, सिर्फ उसमें एक ही पार्टी को वहाँ देश में शासन करने की अनुमति दी गई है। कुछ और देश जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रियल में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपयोगों के चलता है, वहाँ कायम है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान में एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं ज़्यादा अलग है। यह एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र स्थिति का कायम हुआ है। अनेक पार्टियों ने मुक्ति और निष्कर्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की है और तब कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। कहने का मतलब यह है कि जो भी पार्टी बनी है उसमें देखा जाता है कि वह एक से बार ज़्यादा शासन कर रही हो, तो उसमें देखा जाता है कि वह अनेक बार सत्ता में आई, उन्हें सत्ता संभाली है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी प्रवृत्ति हर पक्ष में लगातार विजय की है, तो उसके कारण हो सकते हैं। हम मान सकते हैं कि उस देश में साम्यवादी सरकार है या उसमें लोकतंत्र सरकार है या वहाँ कोई राजतंत्र है या कोई सेना तंत्र है, वहाँ हम बता सकते हैं इसके बारे में। तो आगे लिखा है कि साल पहले एक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान के बारे में हमने पढ़ लिया था। भारत में कायम एक पार्टी के प्रभुत्व का उदाहरण यहाँ से अलग है। यह एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र स्थिति कायम करने के लिए पार्टियों के निष्कर्ष के चुनाव में माहौल में एक दूसरे की होड़ की बारे में बताया गया है। इसके बाद एक चुनाव की बारे में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के समाप्त करने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी इसमें दबाव बढ़ा कि जब भारतीय कांग्रेस ने इसमें अपनी भूमिका भारत को आज़ाद करने से लेकर अब तक की जो भी की थी, उसे दक्षिण अफ्रीका में स्थित कांग्रेस को भी इसमें मदद मिली। आगे बताया गया है ऐसा ही दबदबा वहाँ भी कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत ही दक्षिण कोरिया से मिलता जुलता है। हमने इसके बारे में बात कर ली है। यदि हम पढ़ें कि PRI पार्टी के बारे में, तो इसमें लिखा है कि इंस्टरनेशनल रिवॉल्यूशनल पार्टी, यह स्पेन में PRI कहा जाता है, का मैक्सिको में लगभग 60 साल तक इसने शासन किया। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, तब से लेकर रिवॉल्यूशनल पार्टी कहा जाता है। मैक्सिको क्रांति की विरासत इसे हासिल हुई है। मूल रूप से PRI में राजनेता और सेना तंत्र, जो कि नेता होते हैं वह सेना के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। मजदूर, किसान संगठन, अनेक राजनीतिक दलों में समेत सभी मिले हुए होते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि समय बीतने के साथ साथ PRI के संस्थापक पुल्टको ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया था। उसने चुनाव में हेरा फेरी करके इस PRI पार्टी में विजय प्राप्त की थी। तब से लेकर अब तक यह उस देश में हर बार जीतती आई थी। अक्सर चुनाव में हेरा फेरी या धांधली कर देती थी। PRI के शासन पूर्णतः तानाशाही होते थे। आखिरकार 2000 के चुनाव में वहाँ इस पार्टी की हार हुई।
राष्ट्रपति चुनाव में इस पार्टी की चुनाव में हार हुई। मेक्सिको में अब पार्टी के दबदबे में नहीं रहती। बहरहाल इस दबदबे के दौर में पीआरआई ने जो दाव पेच खेले थे या अपनाए थे, उससे वहाँ की जनता को दूसरी सरकार पर भी विश्वास उठ गया था कि यह निष्पक्ष चुनाव लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं या हमारे किसी भी भले के लिए कार्य करते हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर, राम जी अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे कि यह कौन थे, इन्होंने क्या किया था। यह जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। यह दलितों के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की अगुवाई की थी। यह विद्वान और बुद्धिजीवी थे। इन्होंने लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। बाद में यह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। स्थापना के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन में योजनाकार थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में इनकी सदस्यता निश्चित हुई थी। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। हिंदू कोड में यह बिल मुद्दे में अपना असहमति पत्र दर्ज कराने वाले पहले बने थे, जो कि 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि यह इससे नाखुश थे। 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि यह हिंदू धर्म की अशुद्धियों को ध्यान से और परख कर यह भली भांति जानते थे कि उसमें कितनी कमियां हैं। इसमें आगे बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी इस असाधारण सफलता की जड़ें पहले से, आज़ादी से पहले से है, जो कि 1885 की इसकी पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि ए.ओ. अहुम ने की थी। स्वाधीन संग्राम की विरासत में थी। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन में वारिस के रूप में देखा जा सकता है। आंदोलन के अग्रणीय नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव से पहले ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दलों भी अपनी रणनीति जब सोच रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी अभियान शुरू कर दिए थे। दरअसल एक पार्टी का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा इसके बाद में हुआ। कांग्रेस को अव्वल या एकलौती होने का फायदा मिला। आज़ादी के वक्त के यह पार्टी देश में पूरी तरह से फैल चुकी थी। आप यह बात भी जानते होंगे कि हमने जो पहले चित्र देखा था इससे पहली वीडियो में, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार यह पूरे देश में पार्टी फैल चुकी थी, जो कि चित्र ये है। इसमें देखा जा सकता है कि जो भी पीले क्षेत्र भरे गए हैं, यह पूर्णतः कांग्रेस की शासन को दर्शाते हैं। यह लाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में है और यह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है। हम अगर पढ़े थे कि आज़ादी के वक्त इस पार्टी में यह सारी गीतें फैल गई थी मानचित्र में, फिर भी इस पार्टी के संगठित नेटवर्क स्थानीय स्तर पर पहुंच चुके थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन में अगुवाई कर रही थी और उस प्रवृत्ति को समेटकर मेल जोल और उसके साथ चल रही थी कि इस पार्टी ने अपनी सभी नीतियों, जो कि इसे फ़ायदा मिला था आज़ादी में, कि किस प्रकार इन्होंने यह आज़ादी से पहले से काम करती आ रही थी। इन्होंने अपना वोट बैंक बचा कर रखा था कि जनता की हम यदि भलाई करेंगे तो जनता हमें खुश होकर वोट देगी। इसका कारण ही था कि 1967 तक इन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते थे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कैसे आया, तो आप यह पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त वह नवशिक्षित कामकाजी व्यापारी वर्गों के एवं हित के समूह में काम करता था, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस में एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप में इसने रूप धारण कर लिया है। राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा कायम हुआ। शुरू में इस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे जो वह अंग्रेजी दा या अगड़ी जाति या हर वर्ग के थे। वह ऊंच नीच को नहीं देखते थे। वह सभी उस पार्टी में शामिल हो गए थे। अभिजात का बोलबाला था इस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस ने जब भी इसमें
कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए थे, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह के साथ एक साथ जुड़कर यह चले थे। कांग्रेस के किसान और उद्योगपति, शहरों में बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, सभी जाति या सब जगह से धीरे धीरे लोग इस पार्टी में आकर जुड़ने लगे। इसका जो नेतृत्व था वो विस्तृत होता गया, यानी सब विस्तृत फैलता गया। यह हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रहा था। भारत के कोने कोने में इस पार्टी के हर नेता थे या वहाँ के इसका समर्थन करने वाले कोई दल थे या जाति या पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं था। इसमें खेती और किसान बुनियादी गांव गिराने की तरफ से रुझान आने लगे थे और इस पार्टी को उभरने में इसके नेताओं की अहम भूमिका है। आज़ादी के समय से कांग्रेस सतरंगी समाज का गठबंधन सकल कर चुकी है। वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इसे सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी की है। हम पढ़े कि इसमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकदम एक मत कर लिया था, यानी इसके साथ जोड़ लिया था कि हम कांग्रेस पार्टी के, हम फलाना पार्टी के हैं। यह सभी हुआ कि समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने विश्वास और मतों बताते हुए व्यक्ति या समूह कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शक्तिवादी, शांतिवादी, कवरेजवेटर या रेडिकल, गर्मपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी जैसे और हर धारा के मध्यम वर्गीयों का समाहित था। यानी कहने का बात यह है कि इस पार्टी में सभी मतभेदों को भुलाकर सभी एक ही झंडे के नीचे आ गए थे, जो कि था कांग्रेस का। वह चाहे निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, किसान हो, जमींदार, उद्योगपति, जो भी सभी एक ही पार्टी के अधीन आ गए थे। यह एक प्रकार का मंच तैयार हो गया था कि दल आज जुटे और राष्ट्र आंदोलन में भाग ले। आज़ादी से पहले से वक्त से इस संगठन ने पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। हालांकि इस गठबंधन और पार्टी के अपने अपने संविधान थे, इसका गठबंधन ढांचा भी अलग था। इसमें से कुछ के बाद में कांग्रेस के अलग हो गए थे। मसलन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जो कि ऊपर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था। इसके बाद कांग्रेस में अलग हो गए थे विपक्षी दलों ने बनाए खास तौर पर पद्धति, कार्यक्रमों और नीति लेकर मौजूदा मतभेद का कांग्रेस सुलझा भले ही न पाए, लेकिन इन्हें अपने मिलने से और न मिलने से कोई सहमति नहीं होती। इनके साथ आने से या ना आने से कोई कारण नहीं था, क्योंकि यह खुद ही इतनी बड़ी जीत कायम कर रहे थे। यदि हम पढ़े कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, तो यह कैसे स्थापित हुई और इसके क्या कारण थे कि यह कांग्रेस से अलग हुई। इसमें लिखा है कि 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत में विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह, कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। यह रूस की बलेशिविक क्रांति से प्रेरित थे और इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवादियों का राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। 1935 में साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दावेदार में रहकर कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए। इस समय साम्यवादियों ने नाराजगी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनी और समर्पित मौजूदा थे। यानी कहने का भाव यह है कि इस पार्टी ने हमेशा दूसरों की तरफदारी की है, जो गलत था उसके खिलाफ नहीं गए थे, परंतु इन्होंने अपनी आगे गलती मानी थी कि
कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिर जो आज़ादी हमें हासिल हुई है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, यानी हमें आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है। आज़ादी हमें लड़कर प्राप्त हुई है या उन ब्रिटिश ने हमें खुद आज़ादी दे दी है हार कर या जीत कर। हमें यह नहीं पता था क्या हिंदुस्तान समुच आज़ाद हो चुका है या अभी यह आज़ादी का झूठा ढोंग है कि अभी यहाँ से अंग्रेज चले गए हैं या नहीं। इसके बारे में भी इस पार्टी का बारे में अलग विचार थे। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है यानी जो बदलाव हुआ है वह सच्चा आज़ादी नहीं कह जा सकती। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह बढ़ावा दिया था। साम्यवादियों ने अपने बाद के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं हुआ। बाद में इस पार्टी को जनता का समर्थन भी हासिल नहीं हुआ था और इस सशस्त्र सेनाओं के द्वारा इसे दबा दिया गया। मजबूरन इस पार्टी ने पक्ष को लेकर पुनर्विचार किया और 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। आने वाले आम चुनाव में इसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट पर विजय मिली, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सिद्ध हुई। वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल ने ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल से मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे या E.M.S. निमुद्रीपाद या P.M. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैयन के नाम जाने जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई और सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाकर इस पार्टी ने राय किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि मार्क्सवादी या CPIM का नाम अलग हो गया। यह दोनों आज तक कायम है। हम अगर पढ़े कि गोपालाचार्य के बारे में तो लिखा है कि A.K. गोपालाचार्य, जो कि 1904 से 1977 तक सत्ता में या जीवित रहे थे, केरल के कम्युनिस्ट राजनेता जीवन के आरंभिक कांग्रेस के रूप में थे। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए थे और पार्टी में मजबूती के साथ कार्य किया। सांसद के रूप में विशेष ख्यात है। 1952 में यह संसद बने थे। यदि हम पढ़े गुटों में तालमेल और सहनशीलता के बारे में तो कहा गया है कि कांग्रेस के गठबंधन सभाओं ने उन्हें एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यह थी कि जो भी आए गठबंधन में उसे शामिल कर लिया जाता था, वह बेशक किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या फिर वो निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग का हो, यह सभी अपनी पार्टियों में इन्हें शामिल कर लेते थे। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचने के लिए हर मामले पर संतुलन को साधकर चलाना पड़ा। सुलह समझौते के रास्ते पर चलने से स्वर समजोशी होने गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्षी कठिनाइयों में पड़ गए थे। विपक्षी कोई बात कहना चाहते तो कांग्रेस उस विचारधारा और कार्यक्रमों में उस तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरी जगह अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन है या अंदरूनी मतभेद को लेकर उसमें सहनशील भी ज़्यादा होते थे। विभिन्न समूहों और नेताओं के महत्वाकांक्षा भी उसमें अलग दिखाई देती थी। कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों बातों पर अमल किया गया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस अमल जारी रहा था। इस कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख अपनाए तो सत्ता प्राप्त करने अपने हिस्से में नाखुश हो तो तब भी उस पार्टी में बना रह सकता था। इसमें आगे बताया गया है कि पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह इस पार्टी में से
लड़ना ही अच्छा समझते थे। मानना यह था कि इस पार्टी में जो भी नेता थे वह समझते थे कि हम यदि दूसरी पार्टी में गए तो हमें वहाँ से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह अभी नई पार्टी है, इन्हें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कांग्रेस की बजाय कांग्रेस अभी तक जितने भी चुनाव हुए थे उसमें सफल होती रही थी। इसी कारण इसके जो अंदरूनी जो इसके अंदर नेता थे, चाहे वे बड़े नेता हो या छोटे नेता, इस पार्टी से अलग नहीं होना चाहते थे। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। इस गठ गठबंधनी स्वभाव में के कारण कांग्रेस के विभिन्न गुटों के सहनशील थे और स्वभाव से विभिन्न गुटों के बढ़ाव मिल रहा था। कांग्रेस के विभिन्न विचारधारात्मक सरकारों की वजह से ही लेकर इस गुट में बने रहे। कहने का भाव यह है कि इस पार्टी में जितने भी गुट थे वह सभी इस पार्टी में बना रहना चाहते थे। आगे बताया गया है कि इसके पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी कायम हो सकती है। इसके पीछे यह भी हो सकता है कि वह अपनी कुछ निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हो या कुछ अपनी सफलता से वह अपना काम निकलवाना चाहते हो। इसमें आगे बताया गया है कि ऐसे में कुछ अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस के कमज़ोर बनाने की बजाय उसे ताकतवर बनाने में साबित हुई। यानी इसका मामला यह था कि जो भी इसमें अंदरूनी मामले होते थे, उसमें जो भी झगड़े होते थे, इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती थी, न कि कमज़ोर होने की बजाय मजबूत होती थी और ताकतवर होती चली गई। क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के आपसी होड़ और गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हितों और विचारधारा की नुमाइंदगी कर रहे नेताओं के भीतर पार्टी के बाहर निकल नई पार्टी बनाने से बेहतर नहीं समझते थे। वह समझते थे कि यदि इस पार्टी से अलग होकर यदि हम और कोई सी पार्टी बनाएंगे तो उसे विशेष योगदान नहीं मिलेगा, हमारा धन व्यर्थ जाएगा। इसी कारण वह इस पार्टी में बने रहे। कांग्रेस के अधिकतर प्रांतीय इकाई विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। यह गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस के भीतर भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टियों के उभर कर सामने आए। दूसरी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस के उस गुट से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इस बाकी पार्टियों में हाशिए पर रहती थी। कहने का भाव यह है कि जितनी भी पार्टी थी वह पीछे रहती थी, कांग्रेस केवल आगे चलती रही और वह लगातार 3 चुनाव में विजय रही। इसमें आगे बताया गया है कि अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर रहे थे। यह पार्टी सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थे। शासन दल का कोई भी वैकल्प नहीं था। यानी कहे तो इसके अलावा यदि कोई नेता बाहर जाकर अलग पार्टी बनाए तो उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि वह जीतेगा और अपनी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी सरकार बना पाएगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों में लगातार कांग्रेस की आलोचना करती रहे, उस पर दबाव डालते रहे और इस क्रम में प्रभावित करते रहे। गुटों में मौजूदगी यह प्रमाणित करती है कि शासन दल के भीतर संतुलन साधने के लिए औजार की तरह काम करते रहे। इस राजनीति होड़ के भीतर कांग्रेस के भीतर चल रहे अर्थव्यर्थ जो भी था, इस अर्थ में देखें तो चुनाव पर सब प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस के शासन दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भूमिका भी निभाई। इस कारण भारतीय राजनीति में कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस ने अब तक विपक्ष की भूमिका भी निभाई है और पक्ष की भूमिका भी निभाई है, इसलिए इस पार्टी को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, जो कि अपने आप में ही पूर्ण रूप से पार्टी है। यदि हम पढ़े भारतीय जनसंघ के बारे में कि यह किस प्रकार गठित हुई है, किसने गठित की थी। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक या अध्यक्ष थे। इस दल से जुड़ी यह दल आज़ादी से पहले से सक्रिय था। इस सक्रियता के बारे में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से और हिंदू महासभा में खोज सकते हैं। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न था। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया, जो कि ठीक था पर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच को एक
करके अखंड भारत बनाने के बारे में बात कही थी। इन्होंने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने में आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के जो रियायत दी जाती थी उसका विरोध किया था। और 1964 में जो चीन ने आणविक परीक्षण किया था, जो परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात पर अपनी पकड़ मजबूत की कि भारत भी अपना परमाणु तैयार रखे। 1950 के दशक में जनसंघ ने चुनाव में हाशिए पर था। यह 1950 के दशक में यह जनसंघ पार्टी अभी उभर भी नहीं पाई थी। यह पार्टी लगातार चुनाव में तीसरे स्थान पर बनी रही। 1952 के चुनाव में इसे 3 सीटें प्राप्त हुई थी, सफलता मिली थी। और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त की। शुरुआत में सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषाई राज्यों में समर्थन मिला, जो कि थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों से समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बालराज माधव के नाम शामिल हैं। भारतीय जनसंघ की जड़ें इस जनसंघ में भी है। आज इस पार्टी को बीजेपी के नाम से जानते हैं। यदि हम पढ़े कि दीनदयाल उपाध्याय ने ये कौन थे, इन्होंने क्या क्या किया था, तो 1942 में राष्ट्रीय संघ सेवक आरएसएस संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव फिर अध्यक्ष बने थे। आप यह सिंहासन मूवी ज़रूर देखना। इसमें यह मराठी भाषा में बनी एक फ़िल्म है, जो कि मध्य महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वहाँ की सरकार सत्ता के प्रति अपने आक्रोश और लालच में कितने हेर फेर किए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि किस प्रकार इस पार्टियों का अभाव रहा, यह कब तक से और कब तक रहा, कितने चुनाव हुए और उसमें कितने चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जो कि विपक्ष में बैठने के लिए 10% होना आवश्यक है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।